हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। ये 10 के 10 क्वेश्चन अलग-अलग वैरायटी के होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस 12 जेड स्क्वायर। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को रीड करते ही मैं समझ गया ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं क्या ये क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर एक्स जेड माइनस 12 जेड स्क्वायर, हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। इसके अंदर सभी की सभी टर्म सीक्वेंस में अरेंज है। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। फिर हम ये देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर कितना है -12। मैंने 1 को -12 से मल्टीप्लाई करा तो आया -12। मैंने 12 के प्राइम फैक्टर करे तो प्राइम फैक्टर हमारे आए 2 2 3 1। अब हमने देखा हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा मिडिल टर्म में प्लस की 1। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 1 आना चाहिए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -12 आना चाहिए। वो दो नंबर हमें कहां से मिलेंगे? प्राइम फैक्टर में से मिलेंगे। हमें प्राइम फैक्टर का यूज करते हुए वो दो नंबर फाइंड करने हैं और वो दो नंबर मुझे मिल भी गए। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अब 4 को मैं प्लस का लूंगा, 3 को मैं माइनस का लूंगा। +4 -3 करा तो क्या आया? प्लस का 1। प्लस के 4 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -12। तो वो दो नंबर क्या है बेटा? 4 और 3। लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं 3xz प्लस 4xz माइनस 12 जेड स्क्वायर। तो आपने देखा कैसे मैंने एक्स जेड को 1xz को स्प्लिट करा, ब्रेक करा दो नंबर में। अब हम ये देखेंगे शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में x कॉमन है तो ये आ गया x माइनस 3z। अब देखेंगे लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा लास्ट की टर्म में कॉमन है 4z, तो यहाँ से बच गया सिर्फ x। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3, यहाँ बच गया 3z। हमने देखा ये दोनों हमारे सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमने सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सही की है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस 3z, तो हमने कॉमन ले लिया। जब मैंने इस टर्म में से x माइनस 3z कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? सिर्फ x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से जब मैंने x माइनस 3z कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 4z। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 35x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 6y स्क्वायर। इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने रीड करा मैं समझ गया ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, प्लस इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। उसके बाद हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है इसके अंदर? 35 मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है इसके अंदर? -6। हमने लिख लिया। जब मैंने 35 को -6 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 210। आप करके देख सकते हैं, मुझे पता है तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 210 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 के टेबल में जाएगा 105, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 35, फिर ये 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, फिर ये 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या है बेटा? 2 3 5 7 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म में -11। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा -11 आना चाहिए, और जब मैं उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 210 आना चाहिए, मतलब -210 आना चाहिए। अब वो दो नंबर आएंगे कहाँ से? इन प्राइम फैक्टर से आएंगे। कहाँ से आएंगे? प्राइम फैक्टर से। तो देखो 3 7 जा क्या होता है? 21, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10। तो वो दो नंबर क्या आए हमारे पास? वो दो नंबर आए 21 और 10। 21 को माइनस का ले लो, 10 को प्लस का ले लो। -21 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा? -11। -21 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -210। क्या आएगा? -210। तो उन दोनों नंबरों को यहाँ पर लिख दो। जो छोटे वाला नंबर है उसको पहले लिख दो, जैसे कि 21x y
प्लस 10xy माइनस 6y²। आपने देखा कैसे मैंने -11xy को स्प्लिट करा, ब्रेक करा। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में कॉमन है 7x। ठीक है, अब देखो 7 के टेबल में 35 कब आता है, 5 पे। अब देखो 7 के टेबल में 21 कब आता है, 3 पे। अब ये देखो लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है, हमें लगा 2 और y कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 5x माइनस 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, ये आ गया 3y। तो हमने देखा हमारे ये दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है। अब आप ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने बोला 5x माइनस 3y यहाँ भी है, 5x माइनस 3y यहाँ पर भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया ऐसे। ठीक है, जब मैंने इस वाली टर्म में से 5x माइनस 3y को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 7x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से मैंने 5x माइनस 3y को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया प्लस का 2y। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, a² प्लस 13a प्लस में 14। हमने देखा जो ये क्वेश्चन है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तीन टर्म होती है बेटा, एक होती है x² वाली, एक होती है x वाली, एक होती है कांस्टेंट टर्म वाली। और ये तीनों ही टर्में क्या है, सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ a² क्या है 1, फिर हम ये देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 40 से करूंगा तो क्या आएगा 40, कौन सा प्लस का। अब हम इस 40 के क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर। ये 2 के टेबल में जाएगा 20 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 10 पे, 2 के टेबल में जाएगा 5 पे, फिर ये 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या है बेटा 2 2 2 5 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है प्लस 13। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 13 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 40 आना चाहिए। और वो दो नंबर हमें कहां से मिलेंगे, इन प्राइम फैक्टर में से मिलेंगे। ठीक है, तो ढूंढो वो दो नंबर क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एक नंबर हो गया 8, 5 1 जा 5, एक नंबर हो गया 5। अब जब मैं 8 प्लस 5 करूंगा तो मेरा आएगा 13, और जब मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 40। तो हमें वो दो नंबर मिल गए, वो नंबर क्या है 8 और 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, a² प्लस 5a प्लस में 8a प्लस में 40। आपने देखा कैसे मैंने 13 को स्प्लिट करा 5a और 8a में। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। शुरू की दो टर्म में a कॉमन है तो ये आ गया a प्लस 5, आखिर की दो टर्म में 8 कॉमन है तो ये आ गया a प्लस 5। अब ये देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है। हमने देखा इसमें कॉमन है a प्लस 5, जब इस टर्म में से a प्लस 5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया a। ऐसे ही इस वाली टर्म में से a प्लस 5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया प्लस का 8। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 14x² माइनस 19x माइनस 3। हमने इस क्वेश्चन को रीड करा, रीड करते ही मैं समझ गया ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा x² भी है, x भी है, कांस्टेंट टर्म भी है और सभी सीक्वेंस में अरेंज भी है, इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। हमने देखा इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 14 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है। 14 3 जा 42, वो भी माइनस का। अब हम क्या करेंगे 42 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 के टेबल में 21 पे, 3 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आए 2 3 7 1। अब हम देखेंगे इसकी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा -19, इसकी मिडिल टर्म क्या है -19।
अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा आना चाहिए -19। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए -42। वो दो नंबर आएंगे कहाँ से? इन प्राइम फैक्टर से। तो ढूंढते हैं वो दो नंबर क्या है। 3 7 जा 21, 21 1 जा 21। तो एक हो गया 21 और एक हो गया 2। तो मैंने वो दो नंबर ढूंढे 21 और 2। 21 को माइनस का लेंगे और 2 को प्लस का लेंगे। अब 21 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 19। -21 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -42। तो हमें वो दो नंबर बड़ी आसानी से मिल गए, 21 और 2। लिख लेते हैं यहाँ पर 14x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हमने 90 को कैसे स्प्लिट करा, देख सकते हैं आप। अब हम ये देखेंगे शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। शुरू की दो टर्म में 7x कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3, क्योंकि 7 के टेबल में 21 कब आता है? 3 पे। प्लस अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, हमें लगा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ये आ गया 2x माइनस 3। ये दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब हमने सही किया है, हमने सिंप्लीफिकेशन सही करी है। अब ये देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है। हमने ध्यान से देखा तो हमें मिला x माइनस 3 कॉमन है दोनों में। जब मैंने 2x माइनस 3 इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 7x। ऐसे ही 2x माइनस 3 जब मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 1। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, -2x² प्लस 17x माइनस 30। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा। रीड करते ही मुझे पता चला ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर मैंने चेक करा क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैंने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को जो कि -2 है मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से जो कि -30 है। जब मैंने -2 को -30 से मल्टीप्लाई करा तो वो आ गया प्लस का 60। अब हम 60 के क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टर तो कर लेते हैं। 2 के टेबल में 30, 2 के टेबल में 50, 3 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 3 5 1। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है प्लस की 70। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 17 आना चाहिए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 60 आना चाहिए। तो मैंने वो दो नंबर ढूंढे यहाँ से जो हमने प्राइम फैक्टर करे थे वहां से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक हो गया 12, 5 1 जा 5। तो वो दो नंबर आए 12 और 5। मैंने 12 प्लस 5 करा तो आया 70, 12 इंटू 5 करा तो आया 60। तो वो दो नंबर क्या आए भाई? 12 और 5। लिख लेते हैं यहाँ पर -2x² प्लस में 5x प्लस में 12x माइनस 30। अब हम ये देखेंगे शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। मैंने बड़ी ध्यान से देखा, इस वाली टर्म के अंदर -x कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 2x। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया -5। मैंने बड़ी ध्यान से देखा इनके अंदर 6 कॉमन है। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2 पे। 6 के टेबल में 30 कब आता है? 5 पे। तो मैंने देखा मेरे ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन सही करी है। तो अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। मैंने बड़ी ध्यान से देखा इन दोनों टर्मों में 2x माइनस 5 कॉमन है, क्योंकि 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 यहाँ भी है। जब मैंने इस वाली टर्म में से 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से जब मैंने 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस x। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 18 प्लस 11x प्लस में x²। जैसी मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, जैसी मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीड करी, रीड करते ही मैं समझ गया ये जम्बल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टर्म्स है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। इसको हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है x²,
फिर आता है 11x, फिर आएगा 18। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हमने देखा 1। हमने देखा इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है 18। 1 को 18 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 18। अब हम क्या करेंगे 18 के प्राइम फैक्टर तो कर लेते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 9 पे, 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो प्राइम फैक्टर आए 2 3 3 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है प्लस की 11। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 11 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 18 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे वो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर से पता चलेंगे। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये अकेला बच गया 2। तो वो दो नंबर क्या है 9 और 2। 9 प्लस 2 करूंगा तो 11 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। तो लिख लेते हैं दोनों नंबरों को यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 9x प्लस में 18। आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर 11 को स्प्लिट करा 2 में और 9 में। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। शुरू की दो टर्म में x कॉमन है, ये आ जाएगा x प्लस 2। लास्ट की दो टर्म में 9 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 9 के टेबल में 18 कब आता है 2 पे 2। अब ये देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, हमने देखा x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन ले लिया। जब मैंने इस टर्म में से x प्लस 2 को कॉमन लिया तो क्या बच गया x। ऐसे ही इस वाली टर्म में से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 9। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2√3x² प्लस 7x माइनस 3√3। मैंने इस क्वेश्चन को रीड करा, रीड करते ही मैं समझ गया ये अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2√3 मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है -3√3। तो देखो अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई करो -3 से, √3 को मल्टीप्लाई करो √3 से, 2 3 जा 6, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 6 3 जा 18, क्या आया 18 माइनस का। अब 18 के प्राइम फैक्टर करो, ये 2 के टेबल में जाएगा 9 पे, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 2 3 3 1। अब देखो इसमें मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस की 7। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 7 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 18 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है बताओ, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और ये 2 ऐसे ही है। तो 9 को लेंगे प्लस का, 2 को लेंगे माइनस का। 9 माइनस 2 करूँगा तो क्या आएगा 7। ऐसे ही प्लस के 9 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -18। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 7 को क्या लिखूँगा -2x प्लस 9x माइनस 3√3। तो आपने देखा कैसे मैंने 7 को यहाँ पर स्प्लिट करा। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन लेने का काम है वो रफ में करना हमेशा। हाँ करना रफ में। अगर आप ऊपर ही करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ऊपर घिचमिच ज़्यादा मच जाएगी, इसलिए मैं ऊपर के लिए मना करता हूँ। विद साइन उतारना है आपको, ठीक है। सारी टर्म क्या करनी है विद साइन उतारनी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। आपने बोला भैया 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। मैंने बोला और आपने बोला भैया x यहाँ भी है यहाँ भी है, x भी कॉमन आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब इधर क्या बच गया √3, एक x तो हमने कॉमन ले लिया, एक x बच गया माइनस 2x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब हम इस वाले में आए, मैंने बोला यहाँ क्या कॉमन है, आपने बोला कि ना ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन है। मैंने प्लस का 3 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 3x क्योंकि 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 पे, -√3। अब मैंने बोला अब क्या कॉमन है, आपने बोला पता नहीं। क्या मैं बेटा 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3, आपने बोला हाँ लिख सकते हो।
अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला रूट थ्री, तो लिख लेते हैं, रूट थ्री को ले आते हैं, यहाँ बच गया रूट थ्री एक्स माइनस वन। हमने देखा ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक करी है, हमने सिंप्लीफिकेशन ठीक किया है, हमने कॉमन सही लिया है। तो अब इनको दोनों टर्मों को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने कॉमन लिया टू एक्स, यहाँ बच गया रूट थ्री एक्स माइनस वन। यहाँ पर हमने कॉमन लिया प्लस थ्री रूट थ्री, यहाँ बच गया रूट थ्री एक्स माइनस वन। तो अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला रूट थ्री एक्स माइनस वन कॉमन है, क्योंकि रूट थ्री एक्स माइनस वन यहाँ भी है, रूट थ्री एक्स माइनस वन यहाँ भी है। मैंने बोला ठीक है, जब हमने इस टर्म में से रूट थ्री एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बच गया टू एक्स। ऐसे ही इस टर्म में से रूट थ्री एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस थ्री रूट थ्री। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रीड करते हैं। वी स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री वी माइनस फिफ्टी। जैसे इस क्वेश्चन को रीड करा मैं समझ गया ये अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट टर्म, हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर को कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर क्या है वन, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस फिफ्टीन। जब मैंने v को माइनस फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया माइनस फिफ्टीन। अब हम क्या करेंगे, फिफ्टीन के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये थ्री के टेबल में कब आता है फाइव पे, फाइव के टेबल में कब आता है वन पे, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए थ्री फाइव वन। अब हम देखेंगे मिडल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस फोर रूट थ्री। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का फोर रूट थ्री आना चाहिए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का फिफ्टीन आना चाहिए। तो हम ये देखेंगे जो ये मिडिल टर्म है इसके अंदर रूट कहाँ पर है, हमने देखा थ्री पे। तो जो ये थ्री है इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे और उस थ्री को लिखेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि हमको पता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री, इसलिए मैंने थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखा है। ठीक है, एक आ गया फाइव, एक आ गया वन। अब हमें इन चारों नंबरों का यूज करते हुए दो ऐसे नंबर बनाने हैं कि मैं उन दोनों को प्लस या माइनस करूँ तो फोर रूट थ्री आए, उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस फिफ्टीन आए। तो वो दो नंबर क्या है फाइव रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री। अब मैं जब फाइव रूट थ्री में से वन रूट थ्री को माइनस करूंगा तो क्या आएगा फोर रूट थ्री। जब मैं फाइव रूट थ्री को वन रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, फाइव को करूंगा माइनस वन के साथ, रूट थ्री को करूंगा रूट थ्री के साथ, फाइव को माइनस वन के साथ करूंगा तो माइनस फाइव, रूट थ्री को रूट थ्री के साथ करूंगा तो थ्री, ये आ गया माइनस फिफ्टी। तो बिल्कुल सही है हमारा, हमारे वो दो नंबर क्या है फाइव रूट थ्री और वन रूट थ्री, उनको यहाँ लिख लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस वन रूट थ्री वी प्लस में फाइव रूट थ्री वी माइनस फिफ्टी। तो वो दो नंबर क्या है बेटा वन रूट थ्री और फाइव रूट थ्री। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ v कॉमन है। हालांकि मैंने आपको ये बोला हुआ है कि ऐसे अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कॉमन वाला काम है वो हमें कहाँ करना है, हमेशा रफ में करना है। कहाँ करना है, हमेशा रफ में। तो कर लेते हैं, रफ में ही कर लेते हैं, फाइव रूट थ्री वी माइनस फिफ्टीन। तो ये वाला काम तो मैंने यहीं कर लिया, ये स्क्वायर है सॉरी। इन दोनों में क्या कॉमन है v, तो मैंने v कॉमन ले लिया। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला ये फाइव है ये फिफ्टीन है, ये दोनों फाइव के टेबल में आते हैं तो फाइव कॉमन ले लो, हमने ले लिया प्लस का फाइव, यहाँ बच गया रूट थ्री वी माइनस थ्री। मैंने कहा ये दोनों तो सेम नहीं है, अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, क्या हम थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कहा हाँ। तो अब क्या करो, इन दोनों में देखो क्या सेम है, आपने देखा रूट थ्री, तो रूट थ्री को ले लो, तो ये आ गया v माइनस रूट थ्री। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, हमने कहा हाँ, इसका मतलब अब हमने कैलकुलेशन सही करी है। तो लिख लेते हैं इनको, यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया भाई फाइव रूट थ्री, यहाँ क्या बच गया y माइनस रूट थ्री। ये दोनों क्या है सेम, इसका मतलब हमने सही किया है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है v माइनस रूट थ्री। तो यहाँ इस वाली टर्म में से v माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बच गया v। ऐसे ही इस वाली टर्म में से v माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बच गया
प्लस का 5√3। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, √3/2 x² - x -48√3। हमने देखा ये तो अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस ये तो फ्रैक्शन में भी है। इसके अंदर हमें सबसे पहले फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा एलसीएम की हेल्प से, जब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा x² भी है, x भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, और ये सभी क्या है, सीक्वेंस में अरेंज भी है। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। तो सबसे पहले हम एलसीएम वाला काम करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3/2 x² - x/1 48√3/1। तो एलसीएम लेते हैं 2, 1 और 1 का। तो ये किस में जाएगा, 2 के टेबल में। तो हमारा एलसीएम आ गया 2। ठीक है, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे। तो ये 2x आ गया। 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे। अब 2 को 48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 96। हमने लिख दिया। 1/2 को मैं साइड में लिख लेता हूँ ऐसे। ये हो गया √3x² - 2 96√3। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कर लेते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 96 है। जब मैंने √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 3। और जब मैंने 96 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 288। अब हम 288 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये 2 के टेबल में जाएगा 144, ये फिर 2 के टेबल में जाएगा 72, फिर 2 के टेबल में जाएगा 36, फिर 2 के टेबल में जाएगा 18, 2 के टेबल में जाएगा 9, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। 3 कितनी बार है, 2 बार, 1 2 1 2। अब हम ये देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है -2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो -2 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं 288 आए। और वो दोनों नंबर कहाँ से आएंगे, इन प्राइम फैक्टर से आएंगे। तो देख लेते हैं वो दो नंबर क्या होंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो वो दो नंबर क्या है, 16 और 18। तो 18 को माइनस का लेंगे, 16 को प्लस का लेंगे। -18 + 16 करूंगा तो क्या आएगा, -2। और प्लस के 16 को -18 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 288। तो ये -288 आ गया जी हमारा। तो वो दो नंबर क्या है जी हमारे, 16 और 18। तो देख लेते हैं, √3x² - 18x प्लस में 16x -96√3। तो आपने देखा कैसे मैंने -2 को स्प्लिट करा। तो अब इसमें कॉमन लेने का काम कर लेते हैं, और मैंने बोला है कि कॉमन लेने का काम हमेशा कहाँ करना है, रफ में। तो कर लेते हैं, √3x² - 18x। एक तो ये है, दूसरा 16x - 96√3 ये है। तो पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। आपने बोला कि इन दोनों में हमें सिवाय x के कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नज़र तो आना चाहिए, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 6x। आपने कहा हाँ। अब देखो, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 × 6x। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों में कॉमन है √3x। तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x माइनस, यहाँ क्या बच गया 6√3। ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पर हमने देखा प्लस का 16 आ जाएगा, x माइनस 16 के टेबल में 96 कब आता है, 6 पे। ये आ गया 6√3। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर √3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया x माइनस 6√3। यहाँ पर हमने 16 कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस 6√3।
अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस 6√3, ये बच गया √3x प्लस में 16, ये 1/2 ऐसे ही है। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हमने कहा ये तो फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एलसीएम की हेल्प से सोल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी और कॉन्स्टेंट टर्म भी है, इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 5x अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, तो जो भी डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम ले लेते हैं 1 6 6, तो ये 2 के टेबल में जाएगा, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा, एलसीएम आया 2 3 जा 6, तो 1 के टेबल में 6 कब आता है 6 पे, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 6 के टेबल में 6 कब आता है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 6 के टेबल में 6 कब आता है 1 पे, तो 1 1 जा 1, तो 1/6 को ऐसे साइड में रख दो, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 1। अब ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 प्लस का 6। अब 6 के क्या करो प्राइम फैक्टर, ये जाएगा 3 पे, 3 जाएगा 1 पे, तो हमारी प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 1। अब मिडल टर्म देखो क्या है, हमने देखा -5। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो -5 आए, जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 6 आए। तो वो दो नंबर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, -2 और -3। ये -2 ले लिया, 3 1 जा 3, तो -2 और -3 करूँगा तो क्या आएगा -5, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा प्लस का 6, तो लिख लेते हैं 1/6 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 1। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो हमने देखा इन दोनों टर्म में 3x कॉमन है, तो ये आ गया 2x माइनस 1। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये आ गया 2x माइनस 1, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही करी है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 2x माइनस 1, तो हमने कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 2x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3x, ऐसे ही इस टर्म में से 2x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बच गया -1, ये 1/6 ऐसे ही है। यही हमारा आंसर है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के थे। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।